नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर सुश्री शरद सिंह की कहानी पुराने कपड़े। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर शरद सिंह की विविध विषयों एवं विभिन्न विधाओं में हिंदी, अंग्रेजी तथा बुंदेली में अब तक 59 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके साहित्य पर देश विदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो चुके हैं। पंजाबी, मराठी, कन्नड़, ओडिया तथा उर्दू में इनके उपन्यासों एवं कथा साहित्य का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। साहित्य सृजन हेतु इन्हें प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक अनेक राष्ट्रीय सेमिनारों एवं लिटरेचर फेस्टिवल्स में गेस्ट स्पीकर तथा डेलीगेट रह चुकी हैं। मिस्र, ब्रिटेन तथा कनाडा के पुस्तकालयों में इनकी पुस्तकें मौजूद हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से खजुराहो की मूर्ति कला के सौंदर्यात्मक तत्व विषय में पीएचडी तथा स्वर्ण पदक प्राप्त डबल एमए बीएड सुश्री शरद सिंह पत्रकारिता, संपादन, शिक्षण के अनुभवों के उपरांत निरंतर स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में ये विभिन्न समाचार पत्रों में नियमित स्तंभ लेखन का कार्य कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन जागरूकता मुहिम एवं समाज सेवा से भी जुड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी पुराने कपड़े। सागर से कानपुर जाते समय रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोकी गई। गाड़ी हम सबने मिलकर किराए पर ली हुई थी, अतः हम अपनी मर्जी के मालिक थे। जहां चाहे वहां रुककर दाना पानी का जुगाड़ कर सकते थे। सागर से झांसी के बीच हम रुके थे, झांसी में भी रुके थे। इसके बाद इरादा तो यही था कि अब अपनी मंजिल अर्थात कानपुर पहुंचकर ही गाड़ी से उतरेंगे, किंतु हम अपने निश्चय पर अडिग न रह सके। किसी को लघु शंका की आवश्यकता महसूस होने लगी तो किसी को प्यास लगने लगी और स्वयं मेरा शरीर बैठे बैठे जाम होने लगा था। हमारी गाड़ी का ड्राइवर भी मस्त मौला जीव था। वह हर बात के लिए तैयार रहता था। चलते रहना हो तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी और यदि ठहरना हो तो भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। खाने पीने के मामले में भी वह सहमति से भरा हुआ था, कोई नानुकुर नहीं। कुल मिलाकर यात्रा मजे में चल रही थी कि हम एक ढाबे में जा उतरे। जाती हुई ठंड की कोहरे भरी सुबह, वैसे सुबह क्या थी, यही कोई 10 बज रहे थे। उस हल्के कोहरे में गाड़ियों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल की परत एक अजीब धुंधलका रच रही थी। इस धुंधलके में सूरज की किरणें भी कमजोर और शीत खाई हुई प्रतीत हो रही थी। भाई साहब गाड़ी से उतरते ही लघु शंका के लिए एक ओर चले गए। भाभी अपनी शॉल संभालती हुई मोल्डेड कुर्सी पर जा बैठी। ड्राइवर ढाबे के तंदूरी चूल्हे के मुहाने पर जा खड़ा हुआ। वह चूल्हे की आंच में अपने हाथ सेंकने लगा। उसे हाथ सेंकता देखकर मेरी भी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी उसकी तरह चूल्हे के मुहाने पर जा खड़ी हूं, लेकिन मैं जानती थी कि यह भाई साहब को कतई पसंद नहीं आएगा और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे इस सफर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मैं भी सिहरती ठिठुरती उंगलियों को आपस में रगड़कर गर्म करने का असफल प्रयास करती हुई भाभी की बगल वाली कुर्सी पर जा बैठी। कुर्सी भी अच्छी खासी ठंडी थी। कुर्सी बहुत ठंडी है। कुर्सी पर बैठते ही हठात मेरे मुंह से निकला, बैठ जाओ, बैठने से गर्मा जाएगी। भाभी बोली, कुर्सी तो गर्मा जाएगी लेकिन मैं ठंडी हो जाऊंगी। मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। भाभी ने भी मेरी हंसी में साथ देना चाहा, लेकिन भाई साहब को अपनी ओर आते देखकर चुप रह गईं। भाई साहब भी चूल्हे की ओर बढ़ लिए। तब तक ढाबे पर काम करने वाले लड़के ने चाय के गिलास हमारे सामने वाली मेज पर रख दी। यद्यपि उस समय तक हम दोनों से किसी ने नहीं पूछा था कि हमें चाय पीनी है या नहीं। शायद बड़प्पन के रंग में रंगे हुए पुरुष अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा साबित करके अपना अधिकार जताना पसंद करते हैं। भाई साहब ने खुद ही मान लिया कि ठंड के कारण हमें चाय पीने की इच्छा हो रही होगी,
कुछ भी मान लेना कितना आसान होता बजाय सच जानने के। चाय का गिलास अभी मैंने अपने होठों से लगाया ही था कि वातावरण काय काय की हृदय भेदी ध्वनि से भर गया। मैंने चौंक कर उस ओर देखा जिधर से आवाज आई थी। एक छोटा नन्हा सा पिल्ला चूल्हे के बुझे हुए मुहाने से काय काय करता हुआ निकल रहा था। उस पिल्ले ने मुहाने से बाहर निकलने का प्रयास किया और फिर लड़खड़ाता हुआ वापस मुहाने में चला गया। मुहाने के भीतर से भी उसकी दर्दनाक आवाज पंचम सुर में सुनाई दे रही थी। एक बारगी ऐसा लगता था मानो चूल्हा ही रो रहा हो। पल दो पल बाद वह पिल्ला पुनः बाहर आ गया। इतने में लगभग उसी का हमउम्र पिल्ला भी किसी मेज के नीचे से निकलकर उसके पास जा पहुंचा। अब वे दोनों पिल्ले हमारे कौतूहल का केंद्र बन गए। रोने वाला पिल्ला दूसरे पिल्ले से सट जाना चाहता था, जिससे हम समझ गए कि वह ठंड लगने के कारण रो रहा है। लेकिन दूसरा पिल्ला शरारती किस्म का था। वह उस रोने वाले पिल्ले की टांग पूंछ खींचने लगा तथा उसे और सताने लगा। घबराकर वह रोने वाला पिल्ला वापस चूल्हे के मुहाने में घुस गया। दूसरे पिल्ले ने चूल्हे के भीतर घुसकर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सका। वह रोने वाला पिल्ला ना तो मुहाने से बाहर आया और ना उसने रोना बंद किया। अब मुझे उसके रुदन स्वर से झुंझलाहट होने लगी थी। हम वहां कुछ देर और ठहरने वाले थे, कारण कि भाई साहब ने ढाबे वाले को आलू के पराठे बनाने का आदेश दे दिया था। हमसे इस बार भी पूछा नहीं था। मुझे खीज होने लगी थी उनके इस बड़प्पन के थोथे प्रदर्शन से। अचानक मुझे लगा कि जब चूल्हे के एक मुहाने पर लकड़ियां धधक रही हैं तो उसकी आंच और गर्माहट दूसरे मुहाने पर भी पहुंच रही होगी। फिर वह पिल्ला रोए क्यों जा रहा है? वहां तो उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल उस पिल्ले के रोने का कारण जानना संभव नहीं था। वह चूल्हे की गुनगुनी राख में दबकर भी रो रहा था। उसकी दशा को देखकर मेरे मन में अचानक एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या दादी की गोरसी की राख में दबे हुए अंगारे भी क्या कभी कभार इसी तरह रोते होंगे? माना कि अंगारे निर्जीव होते हैं, लेकिन उनमें बसी हुई आग उनके जीवित होने का भ्रम उत्पन्न करती रहती है, ठीक दादी की तरह। हम दादी को ही लेने तो जा रहे थे। 2 दिन पहले ही छोटे भैया ने चिट्ठी लिखकर जता दिया था कि वे अब दादी को अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एकमात्र विकल्प यही था कि दादी भाई साहब के पास आकर रहने लगें। भाई साहब ये चाहते तो नहीं थे, लेकिन दादी को लाना उनकी विवशता बन गई थी। क्या दादी भी छोटे भैया के घर से बेस्थापित होने के दुख में इस पिल्ले की भांति रोती होंगी? नहीं, दादी इंसान है और इंसान अपने अधिकतर दुख चुपचाप पीता रहता है। वह खुलकर रो भी नहीं पाता। मेरी आंखों के आगे दादी का झुर्रियों भरा चेहरा तैर गया। छोटे भैया के घर पहुंचकर मेरी क्या भूमिका रहनी है, इसका मुझे पता नहीं था। बस भाई साहब ने कहा कि सुमन तुम्हें भी चलना है कानपुर, और मैं उनके साथ हो ली। वैसे मुझे लग रहा था कि मुझे अपने साथ लेकर चलने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मेरी उपस्थिति में छोटे भैया या उनकी बीबी अधिक बहसबाजी नहीं करेंगे, कारण कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूं, दूर के रिश्ते की बहन हूं। रिश्तों के समीकरण भी कितने विचित्र होते हैं। स्वार्थ के लिए दूर के रिश्ते निकट में बदल जाते हैं और निकट के रिश्ते दूर होते चले जाते हैं। दादी इन दोनों भाइयों की सगी दादी हैं, लेकिन दोनों बोझ मानते हैं उन्हें और एक अनचाही पुराने कपड़ों की गठरी की तरह अपनी पीठ से उतारकर दूसरे की पीठ पर लादने की फिराक में रहते हैं। क्या दादी ने अपनी जवानी में अपने बुढ़ापे के बारे में कभी ऐसा सोचा होगा? नहीं, कोई नहीं सोचता है। सोच भी कैसे सकता है कि उनके अपने रक्त संबंधी एक दिन उन्हें पुराने कपड़ों की गठरी समझने लगेंगे। पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना कितना सुखद होता है अगर उनके बदले स्टील का कोई सस्ता सा बर्तन, प्लास्टिक का सामान या ऐसा ही कोई फालतू सामान मिल जाए। जाने कितने लोग अपने कान खड़े किए रहते हैं,
बर्तन या सामान के बदले रद्दी कपड़े लेने वालों की आवाज की प्रतीक्षा में। अब तो वृद्धाश्रम का भी अच्छा खासा चलन बढ़ गया है। एक दिन भाई साहब किसी से चर्चा कर रहे थे। शायद भाई साहब के मन के किसी कोने में यह बात उमड़ती घुमड़ती होगी कि दादी जैसी रद्दी कपड़ों की गठरी को वृद्धाश्रम में सौंपकर जीवन का दायित्वहीन पल हासिल किया जा सकता है। मगर भाई साहब का दुर्भाग्य कि सागर अभी इतना प्रगतिवान शहर नहीं बना है जहां वे दादी को वृद्धाश्रम के हवाले करके चैन से रह सकें। मोहल्ले पड़ोस परिचित सबके सब टोकेंगे, अच्छी खासी भद्द उड़ेगी। अतः दादी को अपने साथ ही रखना होगा हर हाल में। यह विवशता उनके हर हाव भाव में परिलक्षित हो रही थी। शायद यही कारण था कि वे बात बात में चिड़चिड़ा रहे थे, बार बार असहज हो उठते थे। ऐसा माना जाता है कि घर की बहुएं अपने घर में वृद्धाओं को पसंद नहीं करती हैं। वे उन्हें स्वतंत्रता में बाधा मानती हैं। क्या भाभी भी ऐसा मानती हैं? भाभी, अब तो दादी आपके साथ ही रहेंगी, आपको परेशानी होगी ना? मैंने भाभी से पूछ ही लिया। उनके रहने से परेशानी कैसी सुमन? घर में कोई बड़ा बूढ़ा रहे तो अच्छा ही लगता है, भाभी ने उत्तर दिया। लेकिन छोटी भाभी तो ऐसा नहीं मानती हैं। तभी तो वे दादी को अपने साथ नहीं रखना चाह रही हैं, मैंने कहा। छोटी को जो मानना हो माने, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ, भाभी बोली। और भाई साहब? मैंने पूछा। उनकी वे जाने, वे चाहे दुत्कारें चाहे प्यार करें, उनका सब चलेगा। जो मैं कुछ कहूंगी तो चार बातें होने लगेंगी, भाभी ने उसास भरते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। भाभी के मन में दादी के लिए प्यार नहीं बल्कि चार बातों का डर है जो भाभी को मौन रखे हुए है। वैसे उनकी बात अपनी जगह ठीक भी है। जब दादी के सगे पोते को उनकी ललक नहीं है तो पराए घर से आई पोतोहू कहां से जगाएगी ललक। अपने मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों से जूझते हुए मैंने कब पराठा खा लिया मुझे पता ही नहीं चला। पराठे के स्वाद का एहसास भी नहीं हुआ। बस इसी तरह आगे का रास्ता भी तय हो गया। ढाबे से कानपुर तक के रास्ते के बीच जिस चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह था सड़क के दोनों किनारों में लगे पेड़ और पेड़ों के साथ नहर नुमा जमीन में सहेजा गया पानी। ये पेड़ तो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, इससे इनकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता? मैंने भाई साहब से पूछा। नहीं, इस पानी के कारण ही तो इन पेड़ों में आम की अच्छी फसल आती है, उत्तर ड्राइवर ने दिया। ड्राइवर का उत्तर सुनकर मेरा ध्यान गया कि वे पेड़ आम के थे। पेड़ों के परे सड़क के दोनों ओर हरियाले खेत बिछे हुए थे। सारा दृश्य अत्यंत सुरम्य था, मगर हम तीनों के मन का उद्वेलन उस दृश्य को आत्मसात करने में आड़े आ रहा था। शाम से कुछ पहले हमने कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया। कारखानों के घनीभूत प्रदूषण ने हमारा ऐसा स्वागत किया कि मुझे उबकाई आने लगी और भाभी को खांसी के ठसके लगने लगे। मैंने गाड़ी से बाहर झांककर देखा। सड़क पर गुजरते लोगों या दुकान पर सामान खरीदते बेचते लोगों के लिए सब कुछ सामान्य था। पापी पेट कितनी आसानी से समझौता करा देता है हर परिस्थिति से, यह मुझे दिखाई दे रहा था। आम आदमी में पर्यावरण के प्रति चेतना की बात करना तो अपने देश में महज नारेबाजी जैसा लगता है। हमारी संवेदनाएं हमारे स्वार्थ के इर्द गिर्द रहती हैं। हम अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरों के घर के दरवाजे पर फेंक कर अपनी सफाई की आदत पर नाज कर लेते हैं। फिर कूड़ा फेंकते फेंकते इंसानों को भी फेंकने लगते हैं, इस चौखट से उस चौखट। छोटे भैया यही तो करने जा रहे हैं। पहले भाई साहब एक बार यह कर चुके हैं। छोटे भैया के घर पहुंचते ही दादी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरा मन भर आया। उनकी कमजोर कलाइयों में स्नेह की अपरिमित ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस ऊर्जा को कैसे महसूस नहीं कर पाते हैं ये लोग? मुझे आश्चर्य हुआ। दादी ने भाई साहब और भाभी को भी अपने गले से लगाया, जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया। शायद यह मेरा भ्रम था,
कि मुझे उनका यह अंदाज फकीराना लगा। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। फकीरों और बुजुर्गों में शायद कोई अंतर नहीं रह जाता है। अंतर होता भी होगा तो सिर्फ इतना कि फकीर अपनी चिंता छोड़कर इस फानी दुनिया के लिए दुआ करते हैं और बुजुर्ग अपनी चिंता छोड़कर अपने वंशजों के लिए दुआ करते हैं। दुआएं सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए एक भी नहीं। रात्रि भोजन के बाद बैठक जमी। दादी के सारे कपड़े मैंने इस सूटकेस में रख दिए हैं और उनकी थाली लोटा वगैरह इस डलिया में है। छोटी भाभी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, थाली लोटा क्या करना है? क्या दादी को खिलाने के लिए मेरे घर में बर्तन नहीं है? भाई साहब ने भ्रकुटी तानते हुए व्यंग से कहा, आपके पास तो सब कुछ है भाई साहब, बस इसीलिए तो दादी को आपके साथ भेज रहे हैं। अब की बार छोटे भैया ने मुंह खोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे घर में तो रुपयों का पेड़ लगा हुआ है। भाई साहब अपनी तलखी छुपा नहीं पा रहे थे। मेरे लिए रुपए क्या करने हैं बेटा, मुझे तो बस 1 जून रोटी दे दिया करना तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब बचे ही कितने दिन हैं? दादी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा भाव था मानो उन्हें अपने जीवित रहने पर लज्जा आ रही हो। दादी की निरीह स्थिति ने मुझे बौखलाहट से भर दिया। दादी को मैं अपने साथ रख लूं तो मैं बोल पड़ी। दोनों भाई चौंके, भाभियां भी। दूसरे ही पल उनके चेहरों पर आपत्ति के भाव तिर गए। कुछ दिनों के लिए मैंने तत्काल इतना और जोड़ दिया, देखेंगे। भाई साहब बोले, दादी मेरे साथ कभी नहीं रही हैं, उन्हें अच्छा लगेगा और मुझे भी। मैंने एक तर्क और सामने रख दिया, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो। भाई साहब ने अनमने स्वर में कहा, लेकिन उनके उसी स्वर में कहीं बोझ हटने की खुशी का भाव भी झलक रहा था। अब इस समय उन्हें अपने पुरुषत्वपूर्ण बड़प्पन की भी कोई चिंता नहीं थी। सोच लो सुमन, दादी को रखना आसान नहीं है। मैं ही जानती हूं कि कैसे मैंने संभाला है इन्हें। छोटी भाभी को मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। आता भी कैसे? वे तो अपनी पीठ का बोझ उतारकर भाई साहब और भाभी की पीठ पर लाद कर खुश होना चाहती थी। मेरे प्रस्ताव ने उनकी उस संभावित खुशी को छीन लिया था। लेकिन मुझे न तो उनके दुख सुख की चिंता थी और न भाई साहब की। मुझे चिंता थी तो सिर्फ दादी के अस्तित्व की। मैं उन्हें पुराने रद्दी कपड़ों की गठरी की तरह उपेक्षित नहीं रहने देना चाह रही थी, चाहे मुझे कोई भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। दादी को लेकर हम लोग सागर लौट आए। जैसी कि मुझे आशा थी, भाई साहब ने गाड़ी की दिशा पहले मेरे घर की ओर मोड़ दी। उन्होंने मुझे और दादी को सामान सहित उतारा और फिर चैन की सांस लेते हुए अपने घर चले गए। सहमी सिकुड़ी दादी मेरे घर की बैठक में रखे सोफे के एक कोने में बैठ गईं। बोलो दादी, क्या खाओगी? मैंने दादी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। मेरे पूछते ही मैंने महसूस किया कि दादी का हाथ कांपा और फिर उन्होंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। कई दिनों, महीनों और शायद वर्षों की घुटन उनकी मुरझाई पलकों के नीचे से बह निकली। अब आप कहीं नहीं जाओगी दादी, हमेशा यहीं रहोगी मेरे पास, मैंने अपने मन का रहस्य खोलते हुए कह डाला। दादी ने एक बार फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। वह पुराने कपड़ों की गठरी मानो सलमे सितारे टके नए ताजा कपड़ों में बदल गई। मुझे अपना घर अच्छा अच्छा सा लगने लगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।